साथियों, हिंदी विषय की कुछ नई ट्रिक के साथ आज मैं पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में एक विशेष काल है, यानी हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को जो विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है, उनमें एक विशेष काल है जिसका नाम है रीतिकाल। रीतिकाल आप सभी अवगत होंगे। और रीतिकाल के सबसे बड़े कवि या रीतिकाल के प्रवर्तक कवि जो हुए हैं वह आचार्य केशवदास हैं। आचार्य केशवदास, आप जानते होंगे कि आचार्य केशवदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कह दिया है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए वो यहाँ तक कहते हैं आचार्य केशवदास जी को कि केशव हृदयहीन कवि, हृदयहीन कवि हैं। यानी कि केशवदास के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत सारे कटाक्ष किए हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम हिंदी साहित्य में सिरमौर है। उन्होंने जिस कवि या जिस साहित्यकार को जहाँ पर बिठा दिया वो वहीं पर आज तक बैठा हुआ है। तो अगर इस तरह के आक्षेप लगाए, इस तरह का वक्तव्य दिया, इस तरह की कमेंट किए आचार्य केशवदास जी के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो अन्यथा नहीं किए होंगे। इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। और जो हमारे साथी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया जैसी आचार्य केशवदास की रचनाओं को पढ़े होंगे, उन्हें जरूर कहीं न कहीं एहसास हो रहा होगा कि हाँ, कुछ मामले में ये वक्तव्य सही प्रतीत होते हैं। फिलहाल अब आचार्य केशवदास जी के ऊपर जो प्रश्न विशेष महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार परीक्षाओं में आते रहे हैं, उन पर अब हम चर्चा करेंगे। आचार्य केशवदास जी और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पर बार बार प्रश्न आते रहते हैं। और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि आचार्य केशवदास जी की ये जो रचनाएं हैं, इनमें सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाली रचना कौन सी है, या विभिन्न सारे रचनाकारों की रचनाएं दे करके पूछते हैं कि इनमें से आचार्य केशवदास की रचना कौन सी है। तो ऐसे प्रश्नों के समाधान के लिए आचार्य केशवदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वैसे बहुत सारी रचनाएं उनकी, लेकिन 3 ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो, चाहे नेट जेआरएफ की या पेट या इस तरह की जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उनमें इन तीनों रचनाओं पर उनके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो कार्यक्रम के अनुसार पूछे जाए, चाहे उनकी कौन सी रचना है यह पूछा जाए। तो उनकी 3 महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनको हमने एक सूत्र पर रखा हुआ है। सूत्र है आपके सम्मुख रराक। रराक है ये, और इससे हम निकालते हैं वर्ण विच्छेद करके कि र से कौन सी रचना इनकी है, रा से कौन सी रचना है और का से कौन सी रचना इनकी प्रकाशित हुई है। अब साथियों, हम देख रहे हैं कि जो रा अक्षर है, इस नाम से इनकी एक रचना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। और अब अगला जो अक्षर है वो है रा पर आ की मात्रा, यानी रा। तो रा से आप जानते हैं कि इनकी ये सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो है, उसका नाम है रा से, वो है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ये रचना है इनकी। और लास्ट वर्ण जो बच रहा है वो है का, और का से आप कुछ ना कुछ तो अनुमान लगा चुके होंगे कि वो जो रचना है वो है कवि प्रिया। कवि प्रिया। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जो राग है, इससे आचार्य केशवदास जी की
तीन महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है। ये एक फार्मूला मात्र इनके तीन महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है और ये जो फार्मूला या ट्रिक है इसको आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ एक चीज और विशेष महत्वपूर्ण है, वो ये है, ये तो ये क्लियर हो गया कि आचार्य केशवदास जी की ये तीन राग रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। साथ ही यहाँ एक चीज और पकड़िएगा, वो यह है कि ये जो रचनाएं हैं ये प्रकाशन वर्षानुसार बढ़ते क्रम में है। यानी कि पहले रसिक प्रिया का प्रकाशन हुआ, फिर रामचंद्रिका का प्रकाशन हुआ और इन दोनों रचनाओं के बाद रसिक प्रिया रामचंद्रिका के बाद कवि प्रिया का प्रकाशन हुआ। अब साथियों इनका समय देख लेते हैं। तो रसिक प्रिया को कहा जाता है कि इसका प्रकाशन 1591 ईस्वी में हुआ, 1591 ईस्वी में हुआ, जबकि रामचंद्रिका का प्रकाशन 1601 ईस्वी में हुआ और कवि प्रिया का भी प्रकाशन 1601 ईस्वी ही माना जाता है। तो अब यहाँ यह कंफ्यूजन वाला प्रश्न और आ गया कि जब रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों रचनाओं का प्रकाशन 1601 ईस्वी है तो कैसे माना जाए कि कवि प्रिया पहले प्रकाशित हुई या रामचंद्रिका पहले प्रकाशित हुई। तो इसका समाधान करने के लिए आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि 1601 ईस्वी में जो रामचंद्रिका है पहले वो प्रकाशित हुई। फिर आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों, हम कवि प्रिया कहेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि इसी समस्या के समाधान के लिए तो हमने ये फार्मूला बनाया है। तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। जब ये समस्या आपके सम्मुख आएगी कि 1601 ईस्वी प्रकाशन वर्ष रामचंद्रिका का, 1601 ईस्वी प्रकाशन वर्ष कवि प्रिया का, तो आपको हमारे फार्मूले पर चलना होगा और यहाँ से रसिक प्रिया के बाद रा आ रही है, यानी रा जो आ रहा है वो है, यानी रा के आधार पर जो रचना आ रही है वो होगी, तो रामचंद्रिका पहले होगी, उसके बाद में कवि प्रिया का नंबर आएगा। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ एक प्रश्न और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते होंगे जितने भी काव्य महाकाव्य लिखे जाते हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं, उनको पार्ट में या अध्याय में, सर्गों में बांटा जाता है। 3-4 तरह के नाम हैं, जैसे 8 अध्याय है, मान लेते हैं अध्याय है, अध्याय के अलावा पाठ भी चलता है, पाठ के अतिरिक्त आप जानते हैं सर्ग चलता है, सर्ग के अतिरिक्त स्कंद चलता है और आप जानते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो विभाजन किया है वो कांड के आधार पर किया है, यानी वहाँ अध्याय को कांड कहा जाता है। वैसे ही आचार्य केशवदास जी ने अपनी रचनाओं को विशेष नामों से अभिहित किया है, यानी उनका जो विभाजन किया है रचनाओं का अध्ययन में, उनको विशेष नाम दिया है। अब वो नाम कौन कौन से हैं जरा उनको लगे हाथ जानते चलिए। तो अब आपको यहाँ जानना है कि जो रसिक प्रिया है इसको अध्यायों में न बांट करके आचार्य केशवदास जी ने बांटा है किसमें, प्रकाश में। तो इसमें 16 अध्याय यानी 16 प्रकाश हैं, ये 16 प्रकाश में विभाजित। ठीक इसी तरह से जो रामचंद्रिका है आचार्य केशवदास जी की सबसे प्रतिनिधि रचना, उसको इन्होंने विभाजित किया है। किसमें विभाजित किया है उसको भी लिख लीजिए। इसको 39 प्रकाशों में विभाजित किया है, 39 प्रकाश में विभाजित किया है। और अब जो लास्ट रचना है कवि प्रिया, इसकी भी विडंबना तो आप देखें। कवि प्रिया को उन्होंने ना तो प्रकाशों में विभाजित किया, ना अध्यायों में, ना सर्गों में, ना कांड में। कवि प्रिया को उन्होंने विभाजित किया है प्रभावों में। तो ये 16 प्रभावों में इसको उन्होंने विभाजित किया। तो ये 16 प्रभाव जो हैं इनमें विभाजित कर रखा है कवि प्रिया को। साथियों, हमारा मकसद यहाँ आचार्य केशवदास जी की समस्त रचनाओं के बारे में प्रकाश डालना नहीं था। केवल हमको जहाँ ये लगा है कि आचार्य केशवदास जी के यहाँ सबसे अधिक कंफ्यूजन कहाँ है, तो ऐसे प्रसंग को चुन करके
ऐसे टॉपिक को चुन करके हमने अपना एक फार्मूला बनाया और उसके अंतर्गत अपनी इन बातों को, इन तथ्यों को आपके सम्मुख हमने रखा। आप एक चीज और जानिए कि ये जो रचना है जैसे प्रिया रामचंद्र का कवि प्रिया, इसके बाद में छंदमाला है, सिंहदेव चरित है, विज्ञान गीता है, तमाम सारी रचनाएं उनकी हैं जिनको आपको अलग से याद करना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण रचना यही है और इनका सीरियल क्रम यही है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। इनको आप यथावत याद रखिएगा। अब इसके बाद में ये दूसरे फार्मूले पर हम लोग चलते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में जो भारतीय काव्य शास्त्र है, तो भारतीय काव्य शास्त्र में बहुसंख्यक उसका जो भाग है वो संस्कृत काव्य शास्त्र का है। तो भारतीय काव्य शास्त्र पर भी हमने एक ट्रिक या फार्मूला बनाया है जो आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इसका लाभ आप अपने जीवन में जरूर उठाएंगे, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे लाभान्वित हो करके आप अपने करियर की मंजिल को पाएंगे। तो ये जो है भारतीय काव्य शास्त्र, इनमें तमाम सारे आप जानते होंगे आचार्य गण हैं। तो वह आचार्य गण जो हैं उनका समय कब कब रहा है, तो उनका समयानुसार क्रम पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं पूछा गया भामह, मम्मट, दंडी, उद्भट, ये जो आचार्यों का क्रम है, क्या ये जन्म तिथि के अनुसार या जन्म काल के अनुसार सही क्रम है या नहीं? ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे इधर उधर करके, और आपको सही क्रम पहचानना होगा कि पहले कौन से आचार्य का समय काल आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, तीसरे नंबर पर कौन आते हैं और चौथे नंबर पर कौन आते हैं। तो इस तरह से इनके नामों के बारे में पूछा जाता है और ऐसे में हम बता पाने में कई बार अक्षम हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में सही क्रम क्या है। तो जो भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यगण हैं उनके जो बढ़ते हुए क्रम में उनका जो समय काल है उसको हमने एक फार्मूले में समेटा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण आचार्यगण हैं उन्हीं को हमने उस फार्मूले में जगह दी है। अगर मान लेते हैं कुछ आचार्यगण बीच में छूट गए हैं तो आप याद रखिएगा कि बाकी जितने आचार्य आप फार्मूले में पा रहे हैं इनका क्रम अगर सही मिल रहा है तो उनमें एडजस्ट वो भी हो जाएंगे। एग्जाम देते समय जो कंप्यूटर होते हैं इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड उनको प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ केवल क्लास में, कोचिंग में केवल इशारा भर किया जाता है, तो वही इशारा हम आपको दे रहे कि आप बहुत जल्द अपने जीवन में सफल हों, अपने करियर को पा सकें। तो अब हम ट्रिक जो बनाए हैं उसको आपके सम्मुख रख रहे। ट्रिक है भाद वाम विप, भाद वाम विप। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 वर्ण हैं। तो 6 वर्ण हैं और हर वर्ण जो है वो किसी एक आचार्य को प्रतिध्वनित करता है। एक आचार्य के लिए ये संबोधन है यानी प्रतीक है। तो अब हम इनसे इस फार्मूले को यहाँ से विच्छेद करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनका नाम एक अक्षर के आधार पर आगे बन रहा है। तो अगर जो पहला अक्षर है वो है भा, तो भा से जो आचार्य आ रहे हैं वो भामा हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब आप कहें कि भामा जी को आचार्य भामा कहा जाता है, तो आचार्य भामा यहाँ मत कहिए आप। यहाँ आपको बुद्धिमत्ता दिखानी है, अपनी विद्वता नहीं दिखानी है, आपको अपना काम निकालना है, कंपटीशन फाइट करना है। तो इसलिए फार्मूला बनाया गया, उस आधार पर भा से केवल भामा आप पकड़िएगा। फिर जो अगला अक्षर है वो है दा, और दा से आप पहुंच गए होंगे किसके पास, दंडी जी के पास, आचार्य दंडी। तो दंडी जी के बाद फिर अगला अक्षर आता है वा, और वा से जो नए आचार्य आते हैं वह हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन, आचार्य वामन के बाद फिर अगला जो वर्ण आ रहा है वह है माँ। तो माँ
से आने वाले नेक्स्ट आचार्य हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के बाद फिर अगला जो अक्षर आ रहा है वो है विश्वनाथ। वी से विश्वनाथ हो गया, विश्वनाथ है। और विश्वनाथ के पश्चात जो लास्ट वर्ण बच रहा है यहाँ पर वो है पा। और पा से उस बड़े आचार्य का नाम आ रहा है जिसको आप जानते हैं पंडित राज के नाम से, पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। तो साथियों ये जो है 1 2 3 4 5 6 छहों आचार्यों के जीवन काल के बढ़ते हुए क्रम में इनका ये क्रम है। इसको कभी आपको भूलना नहीं है। भूलना क्या नहीं है, भादवाम विप, भादवाम विप, भादवाम विप, यही याद रखना है। और इस आधार पर आपको इन आचार्यों के जन्म काल के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में इसकी तैयारी रहेगी। अब इनका समय अगर आप लिखें तो इनका समय माना जाता है 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी इनका माना जाता है। और दंडी हैं 7वीं शताब्दी वाले, 7वीं शताब्दी। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। आचार्य मम्मट का जो समय काल है वो है आचार्य मम्मट का 9वीं और 10वीं के मध्य आता है समय। लेकिन कहीं कहीं चूंकि ये जो जितने भी आचार्य आप देख रहे हैं कहने की आवश्यकता नहीं, आप बखूबी जानते हैं कि इनके जन्म काल के बारे में सम्यक उल्लेख या एग्जैक्ट कहीं विवरण मिलता नहीं है। अमूमन माना जाता है तो कहीं 9वीं 10वीं मान लिया जाएगा, कहीं 12वीं शताब्दी मान लिया जाएगा। लेकिन जिन शताब्दी को या जिन वर्षों को बहुसंख्यक आचार्य या विद्वान गण माने उनको आप मान सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि 12वीं शताब्दी जो है वो समय काल इनका माना जाए। और आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। विश्वनाथ जी का 17वीं शताब्दी माना जाता है। ये इनका समय है। आचार्यों के नाम के सम्मुख अंकित इनके समय हैं, समय काल है कि कब ये यहाँ पर वर्तमान थे। फिलहाल अब ये क्रम आपको याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 प्रश्न और महत्वपूर्ण आ जाते हैं आपके सम्मुख, उनका उल्लेख और उन पर प्रकाश डालना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। अब आप जानते हैं कि बार बार जहाँ काव्य की परिभाषा पूछी जाती है वहाँ बार बार ये प्रश्न बनता है कि इस वाक्य को किसने कहा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसको किसने कहा। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि यह किसने कहा, क्या रमणीयार्थ, रमणीयार्थ प्रतिपादकः, प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो पहला वाक्य बता रहा है, वाक्य है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो सरस या रसमय वाक्य होता है वही काव्य होता है। ये कविता की परिभाषा है। अच्छा, दूसरे विद्वान उन्होंने कविता की परिभाषा करी तो वे कह रहे हैं रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्दों को काव्य कहा जाता है। ऐसे शब्द जो रमणीय अर्थ की प्रतीत कराएं उन्हें काव्य कहा जाता है। तो बार बार ये प्रश्न आता रहता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम किसने कहा है। तो इसमें अंतर करने के लिए आप रखते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम पंडित राज जगन्नाथ जी ने कहा। आपको रटना पड़ता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं, आप इसको भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाए, आप इसको पढ़ें ही ना। बस आप इंतजार करें कि परीक्षा आ जाए और प्रश्न पत्र आपके सम्मुख हो। आप वाक्यम रसात्मकम काव्यम जैसे आप पाएं इस वाक्य को, इसको किसने कहा,
तो आप इसका पहला अक्षर यही पहला वर्ण ले लीजिए वाह है। तो वाह से आप क्योंकि ये जान रहे हैं कि विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ जी में ही कंफ्यूजन होता है, यही दोनों इन वाक्यों को कहे हैं। तो चूंकि वाह ये जो वर्ण है ये जिसका नाम वाह से शुरू हो रहा होगा उसी ने इसको कहा होगा। ठीक, ये हो गया। तो विश्वनाथ जी का नाम वाह से शुरू हो रहा है तो वाक्य रसात्मकम काव्यम इन्होंने कहा। अब दूसरा जो वाक्य है रमणीयार्थ उत्पादतः सत्ता काव्यम, तो इसमें रा से आरंभ हो रहा है। ये वाक्य जो है रा से आरंभ हो रहा है। अब इसमें आपको देखना है कि इन दोनों आचार्यों के नामों में से किन के नाम में रा है। तो पंडित राज जगन्नाथ जी के नाम में रा है। तो इस हिसाब से रमणीयार्थ उत्पादतः सत्ता काव्यम पंडित राज जगन्नाथ जी ने कहा। तो साथियों ये जो है भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण आचार्यों के ऊपर ये फार्मूला रहा और कुछ वक्तव्य रहे। आचार्य भामा जी ने कहा ही है शब्दार्थों सहित तो काव्यम, यानी सब अर्थ सहित जो है जो होते हैं वही काव्य होते हैं, या ऐसे सब जो भावार्थ सहित होते हैं वह काव्य होते हैं। तो ये बाकी सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं, अपने अपने विचार हैं। काव्य को काव्य प्रयोजन को लेकर के, काव्य हेतुओं को लेकर के, रस अलंकार छंद और क्रोक्ति आदि ध्वनि आदि को लेकर के। लेकिन यहाँ जो सबसे आवश्यक है जानना वो यह है, यह फार्मूला आपको याद रहे। साथ ही ये जो कवि लोग हैं और सॉरी ये जो आचार्य लोग हैं इनके नाम आचार्य पहले हटा दीजिए, केवल मूल नाम से काम चलाना है आपको। और ये फार्मूला अगर आपको याद है तो कहीं भी आपको कोई हिचक कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती कि आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम ना हो पाए। अब इन प्रश्नों के अतिरिक्त एक और प्रश्न लाजमी हो जा रहा है यहाँ पर, उस ट्रिक को भी हमारे अनुसार बता देना आज आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद में आप एग्जाम में जाने वाले हैं, एग्जाम आपके नज़दीक हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आप ऐसे फार्मूलों को रट लें। अब अगली जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं पर हमने एक फार्मूला बनाया है कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो वो हैं नीर नी शादी, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और अगर कुछ और रचनाएं इनकी जोड़ लीजिए महादेवी वर्मा की, तो सम नीर नी शादी सन, नीर नी शादी सन। तो अब यहां आ जाइए सीधे नी, तो निहार, फिर रा है रश्मि, निहार रश्मि, फिर नीरजा, फिर सा है सांध्य गीत, दी है दीप शिखा, और सा है सप्तपर्णा, और लास्ट में है सम, तो सन से है संधिनी। तो ये चलते चलते आप महादेवी वर्मा जी की रचनाओं पर ये जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा, कहीं कुछ भी आपको जानना समझना पूछना है तो उसको कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के आज तक किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कवि पर, किसी भी रचनाकार पर, किसी भी प्रकरण पर अगर आपको समस्या हो रही है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं उनका इसी तरह से सल्यूशन लेकर के आपके पास आऊँगा और आपकी उस समस्या को ऐसे चुटकी बजाते हुए समाधान करके फिर आपकी जो मंजिल है उसको आसान करके जाऊँगा। साथियों आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारी जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सर्वप्रथम पहुंचेगी।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।